नमस्कार, मैं विनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मेरे साथ यूपी के कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल इस समय मौजूद हैं। हरदोई से हम लोग इसमें उनसे बातचीत करेंगे। 4 दशक से राजनीति पे एक रसूख नाम, जो भी इस समय वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं, और इनके बेटे इधर से हरदोई से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। वो बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम इनसे हरदोई के बारे में, बेसिकली जो हमारा मेन मुद्दा है हरदोई के विकास के लिए, हम नरेश अग्रवाल से तमाम सवाल यहाँ पर करेंगे। और ये इंटरव्यू आपको जरूर देखना चाहिए। एक हरदोई के से क्या क्या एक ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान आज और हमेशा ही राज्यसभा में भी समय से जब भी मौका मिला नरेश अग्रवाल उसको उठाने में कमजोर पीछे नहीं हटते हैं कभी। तो आज बहुत बहुत स्वागत है आपके यूपी के फैसला में नरेश जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये चुनाव जो आपके बेटे नितिन जी लड़ रहे हैं, कितना आपको क्या लगता है 2017 से और आपके 2022 में क्या फर्क है चुनाव में? देखिए, 2017 में तो प्रधानमंत्री जी की एक ऐसी वेव थी। उस समय हम सपा से लड़ रहे थे, नितिन को लड़ा रहे थे, और मैं जानता हूं अगर इतनी पॉपुलरिटी इतना लोगों से संबंध न होता तो उस चुनाव में जीतना नितिन के लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी की लहर चल रही है, हम उसी पार्टी के उम्मीदवार हैं, और अमित शाह जी भी नितिन जी के लिए पर्सनल वोट मांग रहे हैं, व्यक्तिगत नितिन के लिए वोट मांगा, और 20 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी हरदोई आ रहे हैं। तो हो जाता है चुनाव एक तरफा हरदोई में है, और हरदोई में 8 से जीत के जाएंगे। तो इस बार में कहा जा रहा है कि हर बार कहीं ना कहीं विधायक से थोड़ी बहुत नाराजगी तो रहती है, लेकिन वोट नितिन भैया को चला जाता है। वो आपका लगाव क्षेत्र के साथ, जनता के साथ नरेश जी, यूं कहें कि आप लोगों के एक लंबे लगभग 42 सालों से इधर की सत्ता में और इधर के लोगों को प्रभुत्व रहा है आपका, लेकिन लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ अभी भी सरकार को लेकर नाराजगी है। उनके सवाल है कि रोजगार को लेकर उनके सवाल है कि युवा को रोजगार नहीं मिला, मूलभूत सुविधाएं की कमी। किसानों का कहना है कि हमारे जी गन्ना मिल यहाँ पे अभी तक चल जानी चाहिए, शुगर मिल वो बंद पड़ी है, उसमें कोई सरकारें ध्यान नहीं देती। तो क्या ये मुद्दे आप पर्सनली राज्यसभा में कभी आपकी बात की, जैसे शुगर मिल की मैं बात कर रहा हूँ जो बंद पड़ी है? देखिए, हरदोई में वैसे भी 3 शुगर मिल चल रही है। एक प्राइवेट शुगर मिल है बगौली में, वो बंद है, वो भी सहारा से की है, और जो सुप्रीम कोर्ट में उस पर केस चल रहा है उसके कारण नहीं चल पा रही है। लेकिन जो मिलें तीनों चल रही हैं, वो हरदोई का पूरा गन्ना देती है और समय पर पैसा देती है। जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है, अब की हमारी पार्टी ने घोषणा में कहा कि उत्तर प्रदेश में हम हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देंगे। लेकिन एक समस्या हम सबके सामने जो हमें सबको देखना चाहिए, बढ़ती हुई आबादी और कम संसाधन, दोनों भी इसके लिए बहुत ज्यादा दोषी है। क्योंकि आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है, संसाधन कम होते जा रहे हैं, और उधर एक नया फ्री का जो प्रचलन चल गया है, पार्टियां ये मुफ्त देंगे वो मुफ्त देंगे, और जब जीत के बैठेगी अगर सब मुफ्त देंगे तो फिर सरकार का टैक्स का पैसा नहीं नरेश जी, आपके मैनिफेस्टो में भी तो मुफ्त सिलेंडर की बात मैं कह रहा हूँ। जब उन लोगों ने शुरू किया, वैसे सिलेंडर तो हमारी पार्टी वैसे ही पहले दे रही थी, गैस चूल्हा और जिला योजना में सबको दिया। लेकिन ये शिकायत आ रही थी कि साहब सिलेंडर खरीदने में गरीबों को होती है दिक्कत, तो सरकार ने कहा होली दिवाली में एक्स्ट्रा सिलेंडर दे दे। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि विधिवत इस चीज को कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है जी। तो ये एक जो आपने मुफ्त वाला बताया कि मुफ्त की राजनीति जो आजकल हावी हुई, जिसके चलते जो है तमाम तरह की तकलीफें, और आपने जो मेन मुद्दा है जनसंख्या वाला वो उठाया। अच्छा, गिरिराज सिंह बिहार के जो नेता हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो अक्सर जनसंख्या के बारे में मुखर होकर बोलते हैं। तो क्या नरेश अग्रवाल भी, मैं एनबीटी में आज कहेंगे कि राज्यसभा में जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर जो भी लीडर हैं जो मुद्दे उठा रहे हैं वो आप भी उठाएंगे, आप भी
उसको पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि इसके लिए कानून आए, या आप भी फिर वही चाहते हैं कि जी शिक्षा के साथ में ही कानून ना लाया जाए, शिक्षा से ही ये व्यवस्था सुधरेगी? देखिए, दोनों चीजें हैं। चीन ने एक बच्चे का कानून लागू किया, खाली शिक्षा से नहीं, चीन में आबादी की कंट्रोल हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि नौजवान पीढ़ी हमारी खत्म हो रही है, ओल्ड ज्यादा हो रहा है, तब उन्होंने 2 बच्चे अलाउ करे। हम ये नहीं समझ पा रहे कि अरब कंट्री में, वहां भी तो मुस्लिम पॉपुलेशन सारी है, लेकिन वहां आबादी क्यों नहीं बढ़ रही? हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर आप तुलना कर लें तो हिंदुस्तान का अर्ध पाकिस्तान और बांग्लादेश जो हिंदुस्तान से अलग हुआ, उस पाकिस्तान को भी आज़ादी के उतने वर्ष हुए और हिंदुस्तान को भी आज़ादी के उतने वर्ष, लेकिन हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ी, पाकिस्तान की आबादी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। उसका कारण भी हम लोगों को जानना चाहिए। तो कुछ धर्म के लोग कहते हैं कि भगवान की देन है, तो उस धर्म का जो अरब कंट्री है वहां पर आप देख लीजिए उतनी जनसंख्या कम। मतलब नरेश जी, मैं सीधे सीधे कहूँ तो मतलब आपके कहने का ये है कि जैसे कहा जाता है कि अगर बच्चे हो गए तो ये भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, इनको हम अब हम नहीं रोक सकते, लेकिन आपका कहना है कि अरब कंट्रीज भी तो आपकी पूरी पूरी मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है शिक्षा का कम, आपके कहने का मतलब है शिक्षा की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। मैं मान रहा हूँ कि अभी भी लड़कियों की शिक्षा पूरी 100% नहीं हो पाएगी। हमारी सरकार ने बड़ी कोशिश की, गांव गांव में स्कूल खोले, लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोले, उनके लिए वहाँ पर नाश्ते खाने का भी प्रबंध किया, लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता में लड़कियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाने की चाहिए। लड़की बड़ी होती, लोगों को चिंता होने लगती कि हम कैसे इसका ब्याह करें, और सरकार एक बोझ उतार दे जो लोग सोचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव जरूर दिखाई देता है। और मेरा मानना है कि लड़की और लड़का समाज के दो पौधे पहिए हैं। अगर लड़की को भी हम पढ़ाएंगे तो ये जो पॉपुलेशन की बढ़ोतरी है ये अपने आप कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और कुछ राज्यों में आप देखिए, केरल में 100% एजुकेशन है, वहाँ आबादी उतनी नहीं बढ़ रही है। तमिलनाडु में उतनी आबादी नहीं बढ़ रही है। तेलंगाना देख लीजिए, उतनी आबादी नहीं बढ़ रही। नॉर्थ ईस्ट आप देख लीजिए अपना पूरा, वहाँ भी कहाँ आबादी बढ़ रही है। तो फिर इन नॉर्थ के राज्यों में जो आबादी बढ़ रही है, इस पर चिंता हमें व्यक्त करनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कुछ पार्ट में नहीं आबादी बढ़ रही और कुछ पार्ट में बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, और धीरे धीरे खेत भी कम होता चला जा रहा है। आबादी बढ़ रही तो बच्चों को रहने के लिए मकान भी चाहिए, तो जो जुताई का रकबा है वो भी कम होता जा रहा है। और इससे बड़ी समस्या जो हमें दिखाई दे रही है, जो विश्व की समस्या है, पीने का पानी का संकट बहुत बड़ा पड़ने जा रहा है। अभी तो मैं देख रहा हूँ कई राज्यों में डार्क जोन में चले गए जी। उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड आज डार्क जोन में है। ठीक है, हम लोग तराई में भी हरदोई में डार्क जोन नहीं है जी। ये लखनऊ में 300-300 फीट बोरिंग करानी पड़ती तो घर का पानी मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आएगी देश के साथ। इन सब पर भी हमको विचार करना चाहिए। तो जनसंख्या कानून बनना चाहिए, आप मानते हैं इस चीज को? मैं इस पर पहले बहस होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ राजनीतिक दलों को वोटों से अलग हटकर देश हित में अगर इसमें बहस करें तो एक इसका फार्मूला जरूर निकलेगा देश को, और ये समस्या का समाधान कहीं ना कहीं हो जाएगा। नरेश जी, जब मैं किसानों से बात कर रहा था यहाँ आप ही के इलाके में, जब मैं संडीला से और इधर की ओर बढ़ा तो दाएं बाएं जो है बढ़िया सरसों के और खेत और गेहूं के खेत मिले। मैं उतर के उनसे बातचीत करने गया, वहाँ पता चला कि यहाँ पे जानवरों का एक बहुत बड़ा इशू है जिससे हर किसान त्रस्त है। वहाँ उसके रात में इतनी ठंड में जला के वो लोग खुले में केवल इसलिए बैठते हैं कि जानवर पूरा का पूरा खेत उजाड़ देते हैं। और जब हमने उनसे वजह जाननी चाहिए तो उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे ही लोगों के हैं, कोई बाहर से नहीं आ रहे। लेकिन क्या सरकार के पास कोई एक ऐसा ठोस कार्यक्रम, या ये मुद्दा देखिए सीएम योगी जी के सामने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठाया गया, पत्रकार के द्वारा उनसे भी कहा गया। लेकिन मैं आपसे व्यक्तिगत रूप में जानना चाहता हूँ
कि किसानों को इन आवारा जानवरों से छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है? कोई आपका रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट ऐसा है? हमने कई बार किसानों से इस चीज को पूछा और कहते हैं हम गाय को मारने के पक्ष में नहीं है, हमारे ही लोगों की गाय है, हम ही छोड़ देते हैं, दूध दूध लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। अब अगर पुलिस को बीच में डालते हैं तो पुलिस फिर वो जाति इशू कर देगी। तो मैं तो चाहूंगा कि जो हमारी पार्टी की कहवी नहीं है कि चुनाव के बाद हर विधायक को उसकी निधि को कंपलसरी कर देना चाहिए अपने क्षेत्र में गौशाला बनवाने में और गाय को चारा खिलाने में। नरेश जी, इस वाली सरकार में भी तो लंबा चौड़ा पैसा गौशालाओं में, चारों में, इसमें योगी जी ने दिया, लेकिन आज प्रदेश की अधिकतर गौशालाओं देखिए उसमें कोई गाय अन्ना घूम रही, सड़कों पर घूम रही, कोई उसमें वो नहीं हो रहा। उसका कारण है ये जो लाल फीताशाही है। अब गांव का प्रधान कहता है हमको अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम कब तक इनको खिलाते रहेंगे, कहाँ से खिलाएंगे पैसा? जब वहाँ लाल फीताशाही फाइल से 6 महीने बाद रिलीज करती है, तो आज खाने की जरूरत है, 6 महीने बाद हमको पैसा मिल रहा है, तो वो 6 महीने कैसे किसान उसके सामने समस्या है प्रधान के सामने, और जो सरकारी कर्मचारी कैसे खिलाए। तो मैंने इसी माने कहा है कि निधि के पैसे से अगर कर दिया जाए तो जो विकास के अलावा जो ये बहुत बड़ी समस्या किसान की हुई, आपने देखा होगा सरसों आपकी बहुत बोई गई। हाँ जी, उसका कारण भी पशु है, बिल्कुल। ये सरसों का नुकसान नहीं करते, और दूसरा सरसों का मूल्य भी पिछली बार बहुत 9,000 रुपये कुंटल गया। हाँ, इस बार भी शायद 8,000। तो मैंने भी 22 बीघा सरसों बोई है कि सरसों को पैसा भी अच्छा मिले, घर के लिए शुद्ध तेल भी मिलेगा। तो इसका मिला जुला तरीका इतनी जल्दी में नहीं निकल सकता कोई तरीका, लेकिन मैंने सब प्रधानमंत्री जी से कहा, अमित शाह जी से कहा, योगी जी से कहा, और समय समय पर हमारी पार्टी में डिस्कशन भी हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार चुनाव जीतने के बाद इस समस्या का समाधान निकलेगा। जी, मेरा आखिरी सवाल नरेश जी आपसे ये रहेगा कि आखिरकार जैसे हम बेसिकली इस समय चूंकि हम दिल्ली में राज्यसभा में नहीं हैं, मोदी के हरदोई में बैठे हुए हैं, हरदोई को अभी क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या एजेंडा है? एक विधायक का अपना एक एजेंडा होता है, एक पार्टी के मैनिफेस्टो से अलग एक उसका मैनिफेस्टो होता है जो उसके क्षेत्र के लोगों के लिए होता है, उसके लोगों के लिए होता है। वो क्या मुद्दे हैं जो हरदोई में इस बार लोगों को जरूरी है, जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए हैं? देखिए, सबसे पहला तो कानून व्यवस्था का मुद्दा, और उसमें करीब 60% हम लोगों ने सफलता पाई है। अच्छी सड़कों का निर्माण था, मैंने शायद हरदोई को हर कानपुर से जोड़ दिया, फरुखाबाद से जोड़ दिया, श्रीरामपुर से जोड़ दिया, लखीमपुर से जोड़ दिया, सीतापुर से जोड़ दिया। सब सड़कें अभी बरसात में काफ़ी टूट गई सड़कें, और लखनऊ हरदोई नेशनलाइज हो गई सड़कों, बाईपास भी उसको बनना है, इस वजह रिपेयर नहीं हो पा रही है। मैंने सब सड़कों से जोड़ा, बिजली का ऊर्जा बनती रहते मैंने वो सिस्टम हरदोई में कर दिया, कभी कोई गाँव वाला बिजली की आपको शिकायत नहीं। तो इन जो मूलभूत सबसे बड़ी समस्या है कि नए बच्चों को रोजगार कैसे मिले। अब गांव में भी जो नए बच्चे हैं वो खेती नहीं करना चाहते, वो भी चाहते हमारे शहर में रोजगार हो, हम बच्चों के साथ शहर में रहें, परिवार के साथ मूलभूत सुविधा। आप देख रहे होंगे अपने देश में गाँव से लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं जी, और विदेश में लोग शहर से गाँव की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ गाँव इतने डेवलप्ड हो गए हैं। मैं जर्मनी में सबसे पहले जब 2000 में गया तो मुझे वो लोग एक गाँव दिखाने लगे गए, तो मैंने कहा आपका गाँव है? कहना है मेरा गाँव। तो मैंने कहा मेरा तो शहर भी इतना अच्छा नहीं जितना आपको अच्छा नहीं। तो ये एक मूलभूत चीजें हैं जिसमें सारी सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। एक ये भी बड़ी मुश्किल है कि जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं, वो कहता हम केंद्र के कानून को नहीं मानेंगे, जबकि संविधान में
बिल्कुल साफ साफ लिखा है क्या अधिकार केंद्र का है क्या राज्य का है, लेकिन आप देखते हैं मुझे तो इन सब, जैसे हरदोई की आपने समस्या पूछी, हरदोई में आज गाय बहुत बड़ी समस्या है और लोगों को नौकरी समस्या, पर मैं समझता हूँ दो मूलभूत समस्या हरदोई की है। इंडस्ट्री काफी लगी, आप संडीला का इंडस्ट्री ले रहे हैं, आपने देखा होगा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, वहां पे उद्योग धंधे लग रहे हैं। तो वो हरदोई का पार्ट है, उसको लोग कहते हैं कि हरदोई में तो उद्योग नहीं लग रहे हैं, संडीला भी हरदोई का हिस्सा। हाँ, अब इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ बनाई जाएगी तो एक हब में बनाई जाएगी, फुटकर में तो नहीं हो सकती। लेकिन हरदोई में जिस तरह राइस मिल, फ्लोर मिल, आज सब ब्रांडेड कारें जिस तरह हरदोई मिलना शुरू, तो हरदोई का भी उससे डेवलपमेंट हुआ है। तो वैसे तो समस्या कभी खत्म नहीं होगी, फ्यूचर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो समस्या बढ़ेगी, लेकिन एक जिले को मूलभूत जो चीजें चाहिए थी मैंने देने का प्रयास किया जब जब मंत्री रहा या विधायक रहा या राजसभा का। और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हरदोई के किसी हिस्से में हम बात करेंगे तो नरेश के नाम को जोड़ के लोग बात करेंगे। मैं इसी को भी सफलता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि हमने जहां भी पता किया तो कई जगह, अभी इनसे पहले हमने नितिन से बात कर रहे थे जो कि भाजपा से कैंडिडेट हैं और निवर्तमान विधायक भी हैं, और उसके पहले समाजवादी पार्टी में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे वो, उनसे भी हमने जब जाना तो लोगों के, और जो यहाँ पे हरदोई हम आए, हमने बहुत सारे लोगों से बात की। जाहिर से लोगों ने नाराजगी जताई, लेकिन उन्होंने विश्वास भी जताया तो कि नहीं जी, हम विधायक जी से तो नाराजगी है, वो आए नहीं, कई बार नहीं जा पाए या कहीं किसी मसले में नहीं आए, लेकिन उनके साथ साथ एक विश्वास का नाम जुड़ा है, और वो शायद विश्वास का नाम मुझे लगता है कि नरेश अग्रवाल जो कि सांसद है, जिनको आप सुन रहे थे, बहुत ही गंभीर मसले की बात हरिद्वार के विकास से शुरू की थी, बात हमने यहाँ के मूलभूत सुविधाओं से शुरू की थी, लेकिन उन्होंने बताया कि जो सबसे जड़ है, जिसको हमने तमाम बार आपने सुना है, गिरिराज सिंह ने बहुत तेजी से इस मामले को उठाया कि जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। और इस पे अभी जो बजट सत्र था, इसके पहले विंटर सेशन था, उसमें भी ये मुद्दा उठा संसद में कि क्यों ना इसको एक कानून का मूल दिया जाए। लेकिन हर बार जब बात कानून की आती है तो देश में एक दो विचारधाराओं की बात आ जाती है और धर्म से जोड़ दिया जाता है इसको लेकर। लेकिन शायद ये इस बात को नरेश अग्रवाल भी एक्सेप्ट करते हैं कि आज अगर देश में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की गई, जनसंख्या का नियंत्रण नहीं किया गया, तो आगे आने वाले दिनों में हमारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं हमको मुंह की खानी पड़ सकती है।